नादरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ए टीवी के खुसूसी प्रोग्राम रूबरू में आज हम आपको गुलबर्गा के मुमताज़ मिली कायद जनाब शेख शाह मोहम्मद खवामुद्दीन जुनैदी एडवोकेट वाज बाबा साहब से रूबरू करवा रहे हैं। वाज बाबा साहब, इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। जी, बहुत शुक्रिया। आज हम आपसे मुल्क के इस वक्त जो सुलगते हुए मसाइल हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त सबसे सुलगता हुआ मसला जो है अजमेर शरीफ की दरगाह शरीफ का है। दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जो एक अजीम बारगाह है और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का मरकज़ है, तो इस बारगाह में एक मंदिर के मौजूद होने का दावा किया जा रहा है। तो ये किस तरह दुरुस्त हो सकता है? जी, जो सरासर बेबुनियाद है। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का मरकज़ पूरा मुल्क के लिए एक अमन, शांति, सलामती का गहवारा है और नेशनल इंटीग्रेशन, कम्युनल हार्मनी का मरकज़ है। ऐसी जगह को पर इस बेबुनियाद जो दावा कोर्ट में किया गया है, ऐसे शरपसंद लोग तो रहते ही हैं, मगर अफसोस इस बात पे है कि अजमेर के सिविल जज साहब ने उस गुप्ता नामी की पिटीशन को अलाउ करते हुए सुनवाई की डेट दी। ये बड़ी अफसोसनाक बात है, जबकि उनके सामने ये बात मौजूद, कोई मेंटेनेबिलिटी नहीं है, कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, ना कोई एक मामूली सी एक प्रोफेसर का बुक का हवाला देकर एक दावे की सुनवाई होती है। ये बड़ा अफसोसनाक है। जज साहब को चाहिए था मुल्क के अमन अमान के लिए, मुल्क के एक भाईचारगी के लिए वो दावे को ही मेंटेनेबिलिटी के ऊपर, कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर डिसमिस कर देना चाहिए था, ताकि देश का जो माहौल आज चर्चा में जो है वो ना बिगड़े। इसको देखते हुए उन्हें खारिज ही कर देना चाहिए था, मगर उन्होंने अलाउ किया है। जबकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उनके सामने है, उसे बुनियाद बनाकर वो खारिज कर सकते थे, मगर ऐसे लोगों को एंटरटेन किया गया, जो निहायत ही अफसोसनाक है। कोई ठोस सबूत नहीं है। अदालत जो है ठोस सबूत और शवाहिद पर काम करती है। कोई भी केस जो स्टैंड होता है वो सबूतों की बुनियाद पर होता है। तो यहाँ सिर्फ एक ऐसी किताब जिसका कोई मोतबर किताब भी नहीं है, ना वो कोई तारीख की किताब है, कोई तारीखी। तो सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का विसाल तकरीबन 1200 ईस्वी में हुआ। ये किताब 1900 ईस्वी की किताब का हवाला दिया जा रहा है, जबकि 7 पुश्तें वहीं पे खत्म हो गई। उसके बावजूद ये किताब के हवाले से दावा चलता है, तो ये बहुत ज्यादा अफसोसनाक बात है। तो ये इस तरह के दावे से जो है ना सिर्फ मुसलमानों के बल्कि तमाम मज़ाहिब के अकीदतमंदों के जज्बात को ठेस पहुंची है। बिल्कुल, तो इस बारे में आप बिल्कुल वहाँ मरकज सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह एक ऐसी दरगाह है जहाँ पर करोड़ों की तादाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मजहब के लोग वहाँ पर अपनी अकीदत जोड़े हैं और अकीदत से वहाँ पर जाते हैं। और न सिर्फ अवाम बल्कि ओबामा, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, नेहरू से लेकर आज तक के प्राइम मिनिस्टर वहां पर अपनी अकीदत बताने के लिए चादर भेजते हैं, कभी वो खुद चले जाते हैं। तो ऐसे मरकज को जो हिंदुस्तान का एक गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है, उसे अटैक करने की जो कोशिश विष्णु गुप्ता ने की है, वो उसके लिए मजम्मत करना बहुत छोटा वर्ड है। उसका मकसद सिर्फ यही है कि चीप पब्लिसिटी हासिल करे। नहीं, उसका ये ऐसा लगता है कि अजमेर शरीफ की जो दरगाह है एक बहुत अजीम दरगाह है, आलमी शोहरत याफ्ता दरगाह है। तो इसके खिलाफ दावा करने के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश या मंसूबा हो सकता है, बहुत बड़ा मंशा उसके पीछे हो सकता है। इसके 2-3 एंगल्स में आपको देखना पड़ेगा इस बात को। एक एंगल ये है कि वो विष्णु गुप्ता कौन है, जिसकी 2 टके की औकात नहीं है। आज वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर जैसा ही दावा किया, मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर अनाप शनाप बकते जा रहा है। एक मकसद ये है कि उसे चीप पब्लिसिटी हासिल करना है। दूसरा मकसद ये है कि जो जमाने से मुस्लिम दुश्मन ताकतें इसके ऊपर काम करते आ रही हैं कि देश में नफरत का माहौल पैदा किया जाए, पोलराइज किया जाए,
जिस पोलराइजेशन से डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा पहुंचे। एक ये एंगल है। और थर्ड ये एंगल है कि जो अकीदत मोहब्बत जो बारगाहों से जुड़ी है, एक सूफीवाद अमन शांति सलामती का पैगाम देता है कि इसमें एक एंगल ये है कि यहां से लोग करोड़ों की तादाद में जुड़ते हैं, तो इन्हें कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया जाए, इन्हें मुतनाजिया कर दिया जाए, जिसमें कोई तनाजा नहीं था, जो कभी डिस्प्यूटेड नहीं थी, उसे डिस्प्यूटेड कर बताया जाए। ये 3-4 एंगल्स पे काम किया जाता है। ये 3-4 एंगल में सबसे इंपॉर्टेंट यही एंगल है कि एक अनडिस्प्यूटेड जहां पर अमन शांति भाईचारगी मोहब्बत का पैगाम दिया जाए, उसे डिस्प्यूटेड कर दे, उसे कॉन्ट्रोवर्शियल कर दे। ये आप जो बात बोल रहे हैं कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का एक मशहूर कौल है कि नफरत किसी से नहीं, मोहब्बत खैरियत से। तो उसी मरकज से आज नफरत का पैगाम पहुंचाया जा रहा है। जो ये आपने बहुत सही बात कही कि असल मंशा उनका यही है कि मुतनाज़े बना दिया जाए। जो मसाजिद के साथ भी वही उनका एजेंडा काम कर रहा है, दरगाहों के साथ भी वही एजेंडा काम कर रहा है। वही तो उनका एक प्री प्लान एक जमाने से मंसूबा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यही उनका मंसूबा है कि आप मुसलमानों को, दीन इस्लाम को बदनाम करने के लिए उनके जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उसे कंट्रोवर्शियल बना दो, डिस्प्यूटेड बना दो। वो डिस्प्यूटेड लैंड के ऊपर चर्चा देश में छेड़ दो। अब आदमी चाहे कितना भी अच्छा हो, उसके ऊपर किसी किस्म की चर्चा अगर होती है तो कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। इस आदमी अच्छा तो है मगर इसके ऊपर नेगेटिव चर्चा चल रही थी, ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। मगर वो बेवकूफ, वो कमजोर ये नहीं जानता कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत हैं जिसने हिंदुस्तान में अमन शांति सलामती तौहीद का पैगाम देकर अपने किरदार से वक्त के बादशाहों को अपनी बात मनवाने में कामयाब हुए। और आपके ऐसे करामतें हैं जहां पर आप अन्ना सागर आपके जलाल से सूख गया, बैठी हुई ऊंटनियां उठ नहीं सकी आपके जलाल से। तो अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। वो भी एक पहलू आएगा कि हजरत सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की मार भी गैबाना तरीके से ऐसे शरपसंद अनासिर को पड़ेंगी। ये देखिए कि आपने अभी कहा कि एक डिस्प्यूट बना दिया जाए, मुतनाज़े बना दिया। तो पार्लियामेंट में एक कानून बनाया गया था, वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991। उसमें ये तयक़ुन दिया गया था कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितनी भी इबादत गाहें हैं 15 अगस्त 1947 को उनका जो मौक़ूफ़ रहेगा वो बरकरार रहेगा। तो अब उस कानून की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है। कानून की तो पार्लियामेंट के कानून की कोई अहमियत नहीं होगी। कानून की कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी मर्डर किया जा रहा है, जबकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में सेक्शन 3(4) क्लियर कहता है कि जो भी धार्मिक स्थलें हैं, जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, उसके नेचर को, कैरेक्टर को चेंज नहीं किया जाता। उसमें अयोध्या एक एक्सेप्शनल केस है, उसे छोड़कर दूसरे। आज देखिए जामिया मस्जिद दिल्ली पर सवालात उठाए जा रहे हैं, यहाँ संभल का वाकया हो गया, ज्ञान वापी का वाकया हो गया, बावजूद उसके रूलिंग क्लास भारतीय जनता पार्टी खामोश तमाशाई बनकर बैठी हुई है। इसके पीछे सबसे बड़ा इन्हीं का हाथ है कि रूलिंग क्लास का काम है। आज रूलिंग क्लास संभल में 5 लोगों की, बेकसूर लोगों का मर्डर किया गया, किलिंग की गई, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर खामोश है और कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका ये। मगर यहाँ पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बार बार हर दिन टारगेट किया जा रहा है, मगर रूलिंग क्लास इस पर खामोश है। इससे पता चलता है कि ऐसे शरपसंद अनासिर के पीछे रूलिंग क्लास ही काम कर रही है। तो अपोजिशन का क्या रोल होना चाहिए? अपोजिशन 100% जो कर सकते हैं। आज राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी संभल को जाने के लिए पूरे काफिले के साथ गए, उन्हें वहां पर रोका गया, उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी गई। राहुल गांधी जी ने कहा कि ठीक है, इतने सारे लोगों को 144 सेक्शन है तो मैं अकेला जाना चाहता हूं, अकेले भी जाने की इजाजत नहीं दी है। यहाँ पर डिक्टेटरशाही और हिटलरशाही का रूल चल रहा है। संभल में जाने से ये मसले का हल होने वाला नहीं। इसका हल क्या है? नहीं, वर्शिप प्लेसेस एक्ट जो है उस पे अमल लावरी के लिए कोई
ایک پلان کی ضرورت ہے, کوئی ایکشن کی ضرورت ہے. وہ وہی پارلیمنٹ کچھ بھی آ نہیں رہا ہے ایجنڈا آپ کا. نہیں, پارلیمنٹ میں یہی بات کے اوپر زور دیا جا رہا ہے کہ ناصر حسین صاحب نے پرسوں کے اس میں کہا کہ پلیسز آف ورشپ ایکٹ کو کیوں امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا ہے, اسے کیوں نہیں دیکھا جا رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ ہر مسئلے کے اوپر جو ڈکٹیٹرشپ ہو رہی ہے, جو ہٹلر شاہی ہو رہی ہے, اس میں جتنی بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں اسے دبانے کی کوشش, دھمکانے کی کوشش مسلسل کی جا رہی ہے, مگر باوجود اس کے اپوزیشن ڈٹ کر لڑ رہا ہے اور ڈیمانڈ یہی کر رہا ہے کہ پلیسز آف ورشپ ایکٹ کو امپلیمنٹ کیا جائے. ورنہ یہ ہوگا کہ ہر جگہ پر یہ تنازعہ, ہر جگہ پر یا ایسے معاملات پورے دیش بھر میں سروے کی بات ہوں گی, پورے دیش کو کھودا جائے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ سروے اگر ہونا ہے تو بے روزگاری پر سروے کرے حکومت, مہنگائی پر سروے کرے, ہندوستان کے ڈیولپمنٹ پر سروے کریں, اس کے اوپر بات نہ ہو. اس لیے یہ ایسے ایشوز کو اٹھایا جا رہا ہے. سروے کے لیے ایک جواز نکال لیا گیا ہے کہ سروے کرنے سے ورشپ پلیس ایکٹ 1991 کی خلاف ورزی نہیں ہوتی. نہیں, اس کا انٹرپریٹیشن غلط کیا جا رہا ہے, جبکہ سیکشن 3 اور 4 یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ریلیجیس پلیسز جتنے بھی 1947 سے پہلے ہیں ان کے کیریکٹر کو چینج نہیں کیا جائے گا, وہ بالکل بائنڈ ہو گئے, ختم ہو گئے, اس کے اوپر بات ختم ہو گئی. جو جہاں پر جیسی پلیس ہے وہاں پر بات ختم ہو گئی. پھر سروے کرنا اس کے نیچر کو چینج کرنے کے برابر ہے, اس کے کیریکٹر کو چینج کرنے کے برابر ہے, مگر باوجود اس کے ایک چور راستہ نکالنے کی کوشش ہے, غلط انٹرپریٹیشن کیا جا رہا ہے جو نہایت ہی کنڈمنیبل ہے. اس کا نوٹ پارلیمنٹ ہی لینا ہے. جیسا سنبل کے ایشو میں سپریم کورٹ نے انٹروین کر ایک اچھا گیسچر دیش کو دیا ہے, اور پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ سے کہ ایسے معاملات پر بھی پلیسز آف ورشپ ایکٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے سپریم کورٹ ہی انٹروین کر دوسرے کورٹس آف لا کو انسٹرکٹ کریں گی. اور اجمیر کے جج صاحب کے اوپر بھی پورا بھروسہ ہے کہ وہ سنوائی میں اس کیس کو, اجمیر کے کیس کو ڈسمس کریں گے مینٹینیبلٹی کی بنیاد پر, پلیسز آف ورشپ ایکٹ کی بنیاد پر, شواہد نہ ہونے کی بنیاد پر, غیر ضروری ماحول خراب کرنے کی بنیاد پر. یہ ڈسمس ہونا ہی چاہیے. جی, تو میں چاہوں گا کہ اس اجمیر کی درگاہ شریف میں اس طرح کا جو دعویٰ کیا گیا ہے اس سے تمام عقیدت مندوں کے جذبات بہت مجروح ہیں. آپ بھی ایک بارگاہ سے تعلق رکھتے ہیں, بارگاہ حضرت شیخ دکن رحمۃ اللہ علیہ سے, تو آپ عقیدت مندوں کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہر دور میں ایسے فتنے اٹھتے ہیں, ہر دور میں ایسے فتنوں کا خاتمہ ہوتا ہے. ہمیں صبر اور تحمل کے ساتھ رہنا ہے, کیونکہ یہ صرف اور صرف فتنہ ہے, اور اس کے بولنے سے یہ دو ٹکے کا جس کی کوئی اوقات نہیں ہے, وہ خواجہ اجمیری کے تعلق سے بولنے سے نہ خواجہ اجمیری سرکار کی نہ جو تقدس ہے وہ نہ گھٹے گا, نہ کوئی ایسے لاکھ لوگ بولے کہ خواجہ اجمیری کا جو تقدس ہے وہ ہمیشہ ہماری محبت, ہماری عقیدت روز قیامت تک رہیں گے. یہ نامعقول بھی جانتا ہے کہ قیامت آ جائیں گی تب بھی جو دعویٰ کر رہا ہے وہ سچ نہیں ہو سکتا, مگر یہ چاہتا ہے کہ چیپ پبلکسٹی حاصل کرے. ایک دوسرا سیکشن چاہتا ہے کہ دیش کا ماحول خراب ہو, ایک تیسرا سیکشن چاہتا ہے کہ یہ متنازعہ جگہ بن جائے. تو لہٰذا ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے. خواجہ اجمیری کے کرامتیں ہم نے دیکھی ہیں اور دیکھیں گے. یہ نامعقول آپ بہت جلد آپ کو دیکھیں گے کہ 20 تاریخ کے دن, 20 دسمبر کے دن یہ مینٹین نہیں ہوگا اس کا دعویٰ خارج ہو جائے گا. میں یہی خواجہ اجمیری درگاہ کے ذمہ داران سے بھی میں یہی گزارش اور امید یہی ہے کہ آپ مضبوطی کے ساتھ لڑ رہے ہیں, لڑیں گے, اور ہمیشہ ہم کرناٹکا گلبرگہ سے خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے جب کبھی بھی کوئی بات آتی ہے تو یہاں پر بہت زیادہ بے چینی ہوتی ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ آگے بڑھیے. قانونی کارروائی میں سڑکوں پر اگر اترنے کی ضرورت آئے گی تو آپ اطلاع کیجیے, انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ میں ہیں. ناظرین, یہ تھے جناب واج بابا ایڈوکیٹ صاحب. اللہ تعالیٰ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ